हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर प्रिपरेशन में एसएसटी का सेट करेंगे, सोशल स्टडीज़। ये होगा सेट 2। देखिए, इसमें 100 क्वेश्चन थे, तो इसमें 50 क्वेश्चंस हमने सेट 1 में लिए और 50 क्वेश्चन सेट 2 में लिए। तो 2 सेट मिलाकर हमारा पूरा एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्सप्लेन करना होता है तो 1 घंटे के हिसाब से 50 क्वेश्चन ही हो पाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 51 जो क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। देखिए, इसकी जो थ्योरी दी थी, इकोसिस्टम की थ्योरी जो दी थी, वो सबसे पहले यहाँ पर टांसले ने दी थी। ठीक है, टांसले ने दी थी और इन्होंने इसको जो डिफ़ाइन किया था वो इस तरह से किया था कि उन्होंने कहा था कि पूरा जो फिज़िकल सिस्टम है उसका एक टाइप है इकोसिस्टम। ठीक है, और ये जो बनता है, इसका जो कंपोजिशन है वो 2 कंपोनेंट्स के थ्रू होता है। वो 2 कंपोनेंट्स के थ्रू होता है। एक कंपोनेंट होता है बायोटिक और दूसरा कंपोनेंट होता है एबायोटिक, जिसे हिंदी में कहते हैं जैविकी और अजैविकी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ होता है। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है। ये क्या है? एनडीसी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, एनडीसी ये क्या होती है? तो डेवलपमेंट इकोनॉमी को लेकर अगर हम देखें तो जितने भी डेवलपमेंट वाले काम होते हैं वो सब उससे रिलेटेड है। ठीक है, ये करती है। तो देखिए, ये अब इसमें कौन कौन होंगे लोग? इसमें होते हैं, इसके साथ होता है प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन होता है। अब देखिए, प्लानिंग कमीशन जो पहले होता था, योजना आयोग तो पहले था, लेकिन 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो वहाँ पर प्लानिंग कमीशन हटाकर उसकी जगह कौन सा आया? नीति आयोग आया। तो अब इसकी जगह कौन आ गया है? नीति आयोग। तो नीति आयोग और एनडीसी मिलकर डेवलपमेंट के सारे काम देखते हैं। अब उसमें कौन कौन आता है? इसमें कौन कौन आएगा? देखिए, नीति आयोग में कौन आएगा? पीएम आएंगे और कैबिनेट आती है। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। और अगर यूटी की बात करें तो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, स्टेट के सीएम होते हैं। तो ये सारे जो बड़े बड़े अथॉरिटीज़ होते हैं, जो मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो होते हैं, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो सब इस मीटिंग में होते हैं। तो ये सब आपस में ये पूरी मीटिंग करते हैं और डेवलपमेंट के सारे काम देखते हैं। अब ये किससे रिलेटेड है? देखिए, मेन इसका रिलेशन जो है ये 5 ईयर प्लान ये है, इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये जो 5 ईयर प्लान्स चलते हैं ये इससे रिलेटेड है, इस पे बातचीत होती है। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखिए, ये अगर हम बात करें शेड्यूल्स की तो टोटल कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स हैं अभी करंट में। और इन 12 शेड्यूल्स में जो लैंग्वेज आती है वो आती है 8 शेड्यूल के अंदर। ठीक है, ये हमें इस क्वेश्चन से पता चला है, लेकिन इसे एम्फेसाइज कर रहे हैं ताकि याद रहे। तो 8 शेड्यूल के अंदर लैंग्वेज आती है। अब इस लैंग्वेज में पहले 14 थी इनिशियल लैंग्वेज अगर पूछा जाए तो 14 थी, फिर बाद में 8 लैंग्वेजेस और ऐड की गई बाय अमेंडमेंट। ठीक है, अलग अलग टाइम पे अमेंडमेंट लाया गया और ये 8 लैंग्वेजेस ऐड हो गई। तो टोटल कितनी हो गई? 22 लैंग्वेजेस हो गई। तो अभी करेंटली 22 लैंग्वेजेस हैं और उसमें से कौन सी नहीं है ये पूछा है। तो इसमें से अंग्रेज़ी नहीं है। ठीक है, अंग्रेज़ी नहीं है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत ये सब हैं इस लैंग्वेज में। अब देखिए, एक और पॉइंट है इससे कि लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ था 2011 में, वो इस 22 लैंग्वेज में पहले से था, इनिशियल लैंग्वेज में था। ठीक है, मतलब ये 14 लैंग्वेजेस में था, ओडिया जिसे कहते हैं, लेकिन उसकी स्पेलिंग बस चेंज कर दी गई। पहले ये स्पेलिंग थी, तो कुछ लोग जल्दी में जैसे देखते हैं तो वो पढ़ते हैं तो वो ये समझते हैं कि सबसे लास्ट में ये अमेंडमेंट होके आई, बल्कि नहीं, ये पहले से थी, लेकिन बस इसकी स्पेलिंग को चेंज करके ये कर दिया गया। ठीक है, तो ये 8 में से नहीं है, ये 14 में से है। तो 2011 में ये लास्ट अमेंडमेंट हुआ था इसमें लैंग्वेजेस में, इस तरह से है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा?
अंग्रेज़ी, इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, ये किससे रिलेटेड है? इसी तरह से एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस सेट में पढ़ा था जिसमें था मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। तो देखिए मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था? ओजोन लेयर से रिलेटेड था, ये क्वेश्चन आता है, कन्फ्यूज़न होता है थोड़ा सा, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। अब देखिए क्लाइमेट चेंज में कई सारी प्रोसेसेस आती हैं, अब उसमें किससे रिलेटेड है? तो उसमें रिलेटेड है ग्लोबल वार्मिंग से। अब ये कैसे है बताते हैं। देखिए ग्लोबल वार्मिंग पहले समझिए क्या होती है। ग्लोबल एक फिनोमेना होता है नेचुरल कि जितनी रेसेस आती हैं यहाँ पे इंसिडेंट होंगी उतनी ही रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। मॉर्निंग में आएंगी, सन जब राइज करेगा उसके बाद इवनिंग तक वो सब जो होंगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी बैक एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इस तरह से होता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब ये कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें, और नाइट्रस ऑक्साइड है, और नाइट्रस ऑक्साइड है। माउस बहुत ख़राब चल रहा है, 1 मिनट रुकिए। नाइट्रस ऑक्साइड है, इसके अलावा मीथेन है, और जितनी भी फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं यानी कि जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसे फ्रेऑन भी कहते हैं, ये सब जो गैसेस हैं ये सब ग्रीन हाउस गैसेस है। इनका अमाउंट, इनका एमिशन बहुत होता है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ और हर चीज़ें इस तरह से हैं कि इन गैसेस का एमिशन बहुत ज़्यादा है। अब जब इनका एमिशन बहुत ज़्यादा है तो ये एटमॉस्फेयर में क्या होती हैं? ये रहती हैं एटमॉस्फेयर में, और जब ये रेजर्स, ये जो हीट वापस जाती है, रिफ्लेक्ट करके जाती है, तो इनमें फंस जाती है, ट्रैप कर लेती हैं ये उस हीट को। और जब ट्रैप कर लेंगी ये वापस जाने ही नहीं देंगी एटमॉस्फेयर के बाहर, तो यहाँ अर्थ पे क्या होगा? अर्थ पे गर्मी, हीट बढ़ेगी। इसी चीज़ को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। और इसी वजह से देखिए कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आए दिन ग्लेशियर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिज़ोल्व होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम हो रही। तो यही इससे बचने के लिए यानी कि इन गैसेस का एमिशन जो हो वो कम से कम हो, एमिशन जो हो वो कम से कम हो, इसके लिए एक प्रोटोकॉल बना जिसे कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। अब देखिए क्योटो नाम क्यों रखा? क्योटो एक सिटी है जापान की, तो जापान में ये पूरी समिट हुई थी, तो इसलिए इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल रखा गया। और ये कब हुई थी? 1997 में। और एक और क्वेश्चन इसे पूछा जाता है, इसे एक और नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं अर्थ+5 समिट, ठीक है। अर्थ+5 समिट, तो या फिर इस नाम से पूछा जाए तो भी यही है, और इस नाम से पूछा जाए तो भी है ये, ठीक है। और ये रिलेटेड किससे है? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र है। देखिए इनका कहने का मतलब है कि इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम क्या बैलेंस रहे, ठीक है। वो बैलेंस रहे उसके लिए जो पेड़ जो लगाते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, वो कितनी परसेंटेज में लगे होने चाहिए? तो उसका जो लेवल वो 33% है, ठीक है। अगर 33% फॉरेस्ट हैं में, तो हमारा क्या रहेगा? इकोसिस्टम जो रहेगा वो बैलेंस रहेगा। तो यही हमारा क्या होता है? टारगेट हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? अब देखिए नाम ऐसा है कि कोई भी कंफ्यूज हो जाए, लेकिन ये क्या है? ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कहाँ पे बना हुआ है? ये फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि अंटार्कटिका पर है, ठीक है। और किसका है? इंडिया का है। इंडिया का फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट दक्षिण गंगोत्री, ये नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ है? अंटार्कटिका में। इसके अलावा और भी हैं वहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है मैत्री, ठीक है, मैत्री नाम है। और एक और है जिसका नाम है भारती। अब के टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे रिसर्च और भी अलग अलग कंट्रीज़ वहाँ पे बना रही हैं अपनी। तो इंडिया की ये 3 है मेन, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, जिससे पूछा जाता है। लास्ट कौन सा बना था? 2012 में बना था भारती। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए टाइलर अवार्ड जो है ये दिया जाता है पर्यावरण सुरक्षा के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंट सेफ्टी के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और ये किसके थ्रू दिया जाता है? ये अमेरिका के थ्रू दिया जाता है, अमेरिका के थ्रू दिया जाता है। माधव गाडगिल एंड ऑर्गन
ऑर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी के थ्रू, ठीक है, ये अवार्ड दिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, वन्य जीव अभयारण्य है इधर और राज्य है। तो देखिए इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और स्टेट। तो ये जो कुछ इनमें से हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बांदीपुर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कहाँ है, कर्नाटक में, बार बार पूछा जाता है। और पेरियार कहाँ पर है, पेरियार जो है वो केरला में है, ठीक है, पेरियार कहाँ पर है, केरला में है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम दफ़ा जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, और लाम जाओ कहाँ पर है, मणिपुर में है। तो आप इस तरह से यहाँ पर इसको देख लीजिएगा कौन सा सही है, यहाँ पर इस तरह से हमने मैचिंग कर दी है, ठीक है। तो ये कुछ बर्ड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इसी तरह बर्ड सेंचुरी वो भी पूछी जाती हैं। बर्ड्स देखिए, बर्ड सेंचुरी जो होती हैं वो यूपी से ज़्यादा पूछी जाती हैं, यूपी स्पेशल से। क्वेश्चन जब यूपी के आप एग्ज़ाम्स देंगे तो वहाँ से पूछी जाएगी ज़्यादातर। इसमें भी पूछी गई है, इस वाले सेट में हमने देखा था। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस तरह से पूछी जाती स्टेट वाइज। नेक्स्ट है, इकोसिस्टम के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। देखिए जब भी उत्पादक की बात आएगी इसका मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। प्रोड्यूसर कौन होगा, जो प्रोड्यूसर उन्हें कहते हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, जो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो ऐसे कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है। अब हम लोग तो डिपेंड करते हैं ग्रीन प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे, क्यों, क्योंकि हम लोग कौन हैं, ओमनिवोर्स हैं, ठीक है, दोनों है, वेजिटेरियन भी हैं, नॉन वेजिटेरियन भी हैं। तो अब ये ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ये अपना फूड खुद बनाते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। तो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है और ये अपना फूड खुद बनाते हैं, और इसीलिए इनको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है। जो चीज़ प्रोड्यूस करे, खुद प्रोड्यूस करे, वो क्या हो जाए, प्रोड्यूसर हो गया। उसके बाद सब कंज्यूमर आएंगे, जितने भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वो अलग अलग लेवल्स बनते हैं इस डायग्राम में, ठीक है, हायरार्की होती है एक। तो उसके अकॉर्डिंग वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अलग अलग आते हैं। ये जो होते हैं ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता जब भी पूछी जाती है यानी कि बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि वहाँ का फ्लोरा और फौना, ठीक है, फ्लोरा और फौना जो हो वो डेवलप्ड हो, ठीक है। अब फ्लोरा फौना क्या होता है, फ्लोरा में क्या होता है कि प्लांट्स वगैरह की जो स्पीशीज़ होती हैं ये बहुत ज़्यादा वैरायटी में रहती हैं, ठीक है, इनमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और फौना जो होते हैं इनमें एनिमल्स आते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स ये सब आते हैं फौना में। अब देखिए क्या होता है कि ये कहाँ मिलती है, बायोडाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलती है, तो ये सबसे ज़्यादा इक्वेटर के पास देखने को मिलती है। अगर हम इसकी बात करें तो इक्वेटर के पास ये वाला जो एरिया होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया जो होता है, जिसमें अमेज़न के इधर जो है ये सब जंगल आते हैं, ये सारी पूरी चीज़ें जो होती हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। टेम्परेचर बहुत होगा तो यहाँ पर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा वेपराइजेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा बारिश होगी। जब बारिश होगी तो क्या होगा, तो आप लोगों को पता है ये ग्रीनरी कितनी अच्छी हो जाती है बारिश में। तो इस तरह से तो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए ये कौन सा कहलाता है, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाला एरिया कहलाता है। और ये कहाँ पे मिलता है, हमें इस बेल्ट में देखने को मिलता है। एक और क्वेश्चन आता है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया। तो अगर इन इंडिया की बात करें तो देखिए अगर हम इस तरह से बात करें तो देखिए ये पूरा नॉर्थ, ये हिमालय वाला रीजन, ये इधर नॉर्थ ईस्ट वाला, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला इधर ये सब आ जाएगा। और इधर वेस्टर्न घाट, ये सब जो आता है ये सब आता है किसमें, हॉट स्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में आता है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, यहाँ पर नेपाल, भूटान ये सब कवर करता है पूरा। इधर नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर करता है, इधर बर्मा भी, इंडो बर्मा रीजन कहलाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और इधर ये जो हमारे निकोबार साइड ये पूरा है, इधर मलेशिया, थाईलैंड ये सब है, ये सब भी आता है, ठीक है। ये सुंडालैंड कहलाता है, नाम सुना होगा सुंडालैंड। तो ये मेन 4 डिवीज़न इसके हैं, नेचुरल 4 डिवीज़न, उनके नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूपी की एसजीडीपी यानी कि स्टेट, ठीक है, एसजीडीपी में प्राथमिक सेक्टर का क्या योगदान है। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर का जो योगदान है वो कितना है,
35% है। यहाँ पर ऑप्शन जो हमें मिल रहा है 34.9 मिल रहा है इसके अप्रॉक्स बिल्कुल, तो हम इसको लेंगे, ठीक है, 35% है। नेक्स्ट है यूपी के निम्नलिखित ज़िलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। देखिए यूपी स्पेशल के क्वेश्चन है। अब देखिए क्या होता है कि कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, एक पूछा जाता है एरिया वाइज, एक पूछा जाता है पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। अब एरिया वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है मैक्सिमम और मिनिमम दो हम पैरामीटर्स लेके चलते हैं। तो मैक्सिमम में आता है लखीमपुर खीरी, ठीक है, लखीमपुर खीरी, और मिनिमम में आता है हापुड़, हापुड़ आता है। कैसे, एरिया वाइज। अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तो मैक्सिमम कहाँ की पॉपुलेशन है, तो वो है इलाहाबाद की, यानी कि प्रयागराज, और मिनिमम कहाँ की है, महोबा, ठीक। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये याद होने चाहिए, तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे पूछा गया है किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, एरिया वाइज पूछा है, मैक्सिमम पूछा है, लखीमपुर खीरी आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन इससे यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि यहाँ पे कितने डिवीज़न हैं और कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। डिवीज़न की बात करें तो जिन्हें हम क्या कहते हैं, मंडल कहते हैं, ठीक है, मंडल के नाम से पूछा जाता है सीधा, और इंग्लिश में भी कभी कभी मंडल लिखा होता है तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो ये 18 है, डिवीज़न 18 है। उनमें फिर डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला कितने हैं, वो हैं 75। ये सिर्फ यूपी की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये भी यूपी से क्वेश्चन है और यूपी के ही ये प्लेसेस हैं, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें समस्तपुर रायबरेली में है, बर्ड सेंचुरी बिल्कुल सही है। नवाबगंज जो बर्ड सेंचुरी है ये उन्नाव में है, ठीक है, और ये बहुत बड़ी है, उन्नाव सुना होगा नाम, वहाँ की है, ठीक है। और बखीरा संत कबीर नगर की है, ये भी बहुत एरिया वाइज छोटा है, मतलब समझ लिया हापुड़ के बाद सेकंड नंबर पे यही है, संत कबीर नगर। उसके बाद सांडी हरदोई में है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। देखिए चालकोलिथिक युग कहा जाता था किससे, यहाँ पर क्या हुआ था, कॉपर जोर, कॉपर स्टोन यहाँ पर शुरू हो गया था, कॉपर एज कहते हैं इसे, और ऑब्वियसली हिंदी में क्या कहेंगे, ताम्र पाषाण युग कहेंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चालकोलिथिक कहेंगे, ताम्र, इसके कई सारे नाम है, ताम्र पाषाण युग, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपत ब्राह्मण संबंधित है। ये इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट टाइम पे भी आया था, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें ऋग्वेद, तो ऋग्वेद किस ब्राह्मण से रिलेटेड है, तो ये ऐत्रेय और कौशतकी। अगर हम सामवेद की बात करें तो इसमें आता है पंचविश कहें या तांडे कहें, और इसके अलावा आता है तांडव, ठीक है, पंचविश तांडव ये नाम है, ठीक है, ये सब ब्राह्मण से रिलेटेड है। अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो ये रिलेटेड है गोपद ब्राह्मण से, ठीक है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा, गोपद ब्राह्मण से। यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो ये रिलेटेड है शतपथ ब्राह्मण से, ये भी बहुत पूछा जाता है, एक गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। और इधर ऐत्रेय, जिनमें सबसे ज़्यादा शतपथ और गोपद पूछे जाते हैं, तो याद रखिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गोपद ब्राह्मण का अथर्ववेद। अब देखिए ऋग्वेद जो होता है इसमें गॉड ग्रेस की बात की गई है, यानी कि सारी जो भी प्रेयर्स होती हैं वगैरह इनकी बात की गई है ऋग्वेद में, इसके बारे में है। सामवेद जो है वो म्यूज़िक से रिलेटेड है, इसे म्यूज़िक संगीत की बात की गई है, ये भी पूछा जाते हैं क्वेश्चन। अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो ये मेडिसिन से रिलेटेड है, चिकित्सा, ठीक है। यजुर्वेद की बात करें तो ये हिंदी में कर्मकांड वर्ड यूज़ होता है, कर्मकांड से रिलेटेड है, जादू टोना से रिलेटेड है, यानी कि सैक्रिफाइसेस से रिलेटेड है, ठीक है, सैक्रिफाइसेस इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह बनते हैं इनसे। अब आते हैं जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है।
देखिए कंप्लीट नॉलेज यानी कि इनलाइटमेंट जो मिलता है उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कुछ ना कुछ, बुद्धिज़्म में भी जैनिज़्म में भी। तो जैनिज़्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैवल्य वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि उस टाइम क्या हो गया, उसको कंप्लीट ज्ञान हो गया है, इनलाइटमेंट मिल गया है, ठीक है। तो इसके लिए वर्ड कैवल्य यूज़ किया जाता है, और जिनको ये ज्ञान हो जाता है, जिनको ये नॉलेज मिल जाती है, उन्हें कहते हैं कैवलिन, ठीक है। कैवलिन उन्हें कहा जाता है। अब है नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो देखिए सबसे पहले लिच्छवी के थ्रू फर्स्ट रिपब्लिक यहाँ पर कहाँ पर, वैशाली में स्थापित किया गया था, इस्टेब्लिश हुआ था। और लिच्छवी किस उसके थे, देखिए बहुत सारे महाजनपद के नाम सुने होंगे, 16 महाजनपद थे हमारे यहाँ। तो उनमें से जो वज्जी था वो बिलोंग करता है, ठीक है। जी महाजनपद के बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे लिच्छवी। इन्होंने सबसे पहले स्टैब्लिश किया था रिपब्लिक वैशाली में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। देखिए अशोक के कई सारी बौद्ध ये सभा हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल्स, ये अभी हम यहाँ पर बताएंगे 1 2 3 4 शॉर्ट में। तो देखिए इसमें अशोक के टाइम पे जो हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। ये सारी पूछी जाती हैं, बहुत पूछी जाती हैं बार बार। पहली जो हुई थी वो 483 में हुई थी, ठीक है, बीसी चल रहा था, 483 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी, जो कि ऑप्शन में दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट राजगृह में हुई थी, और ये किसने कराई थी, ये अजातशत्रु ने कराई थी। अजातशत्रु किसका था, ये अजातशत्रु हर्यक डायनेस्टी का था, ठीक है। तो ये हो गया, राजगृह में कराई थी अजातशत्रु ने 483 बीसी में। सेकेंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी ये 363 में हुई थी, ठीक है, 363। देखिए अच्छे से इसको देखिएगा, 2 4 5 बार इसको देखिएगा दिन में, 2-3 दिन, तो ये याद हो जाएगी, इतना टफ नहीं है। और सेकेंड जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी। वैशाली उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी जगह, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा के काफ़ी टाइम यहाँ पे पूछा जाता है कि सबसे लंबा टाइम कहाँ पे गुजारा उन्होंने, तो यहाँ वैशाली में गुजारा। और एक रेनी सीज़न का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रेनी सीज़न वो यहाँ पर तब थे, वैशाली में थे, तो ये पूछा जाता है। अब सेकेंड जो कराई थी ये कालाशोक ने कराई थी। देखिए कन्फ्यूज़न होता है कालाशोक और अशोक में, तो याद रखिएगा पहले आएगा कालाशोक, ठीक है, फिर आएगा अशोक। अब थर्ड किस अशोक ने कराई थी, कहाँ कराई थी वो हमें इस क्वेश्चन से पता चल गया, पाटलिपुत्र में, ठीक है। अब कब करवाई थी, तो ये 250 बीसी में कराई थी, ठीक है, 250 बीसी में कराई थी पाटलिपुत्र में। अब फोर्थ जो थी वो किसने कराई थी, कनिष्क ने कराई थी। ये बहुत फेमस रूलर था कनिष्क, ठीक है। और कहाँ पे कराई थी, कश्मीर के कुंडलवन में कराई थी, ठीक है, कश्मीर के कुंडलवन में कराई थी 98 बीसी में, ठीक है। अभी कनिष्क के ऊपर आगे क्वेश्चन आएगा तो इसको डिटेल करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, ये एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। 483 में राजगृह में अजातशत्रु ने कराई थी। सेकेंड 363 में कालाशोक ने वैशाली में कराई थी। थर्ड 250 में अशोक ने पाटलिपुत्र में कराई थी। फोर्थ है 98 बीसी में कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन में करवाई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। देखिए मेगस्थनीज जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे यानी कि मौर्यन डायनेस्टी में आया था, और इसने एक बुक लिखी थी इंडिका लिखी थी। उसमें इसने क्या किया था, पूरा यहाँ पे इंडिया में ट्रैवल किया था, और उसने जो भी चीज़ें देखी थी समझी थी उसमें उसके बारे में लिखा था। तो इसको जो उसने डिवाइड किया एक तरीके से, चैप्टर्स बोलने चाहे हम, तो उसने इसको जिस सीरीज़ में डिवाइड किया तो वो टोटल 7 सीरीज़ में डिवाइड किया, तो राइट आंसर हमारा 7 हो जाता है। अब हमें पता होना चाहिए कि वो क्या क्या थी। तो देखिए वो थी, फर्स्ट थी फिलोसफर्स, ठीक है, फर्स्ट उसमें आते हैं फिलोसफर्स, फिर सेकेंड फिर फार्मर्स के बारे में था, हर्डर्स के बारे में था। हर्डर्स जो एनिमल को चराते हैं ना उन्हें कहते हैं हर्डर्स के बारे में था। इसके अलावा सोल्जर्स के बारे में था, सोल्जर्स था एक, और ओवरसियर्स था जिसे हम कहते हैं निरीक्षक, ठीक है। इसके अलावा एसेसर्स था,
एसेसर्स के बारे में था, जिसे हम क्या कहते हैं, मंत्री कहते हैं। एक और बच रहा है आर्टिशियन। आर्टिशियंस के बारे में था, यानी कि जो कारीगर थे उनके बारे में था। कितने हुए, 3 to 4, ठीक है, 7 हो गए। तो कुछ ये इतनी सीरीज में उसने डिवाइड कर दिया था भारतीय समाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। देखिए बहुत सारे कॉइन्स आए, बहुत अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने किए। किसी ने उसको रेगुलेट किया, सर्कुलेट किया, या फिर कहते हैं किसी ने उसको क्या किया, इशू किया, नए बनाए। तो जब सोने के सिक्के की बात हो और सबसे पहले सोने के सिक्के इशू करने की बात हो तो सीधा आइएगा विम कड़विसस पे, ठीक है, विम कड़विसस। कुषाण डायनेस्टी बहुत पॉपुलर है सोने के सिक्कों के लिए, तो विम कड़विसस ने सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किए गोल्ड कॉइन्स। और एक क्वेश्चन एक और आता है कि लार्ज स्केल में किसने किए, लार्ज स्केल में इशू करने वाला गोल्ड कॉइन कौन था, तो उसका आंसर भी विम कड़विसस आ जाएगा, ठीक है। ये कौन थे, ये कनिष्क वन के कौन थे, ये फादर थे, इनका बेटा ही कनिष्क वन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था। तो देखिए सिमुक जो था वो सातवाहन डायनेस्टी का था, और इससे पहले ये कब आया था, ये कर्ण डायनेस्टी के बाद आया था, ठीक है, कर्ण डायनेस्टी के बाद आया था। उसका राजा था सुशर्मा, उसको मार के फिर सिमुक ये गद्दी पे बैठता है, सातवाहन डायनेस्टी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। देखिए ऊपर जब यहाँ पर मगध डायनेस्टी चल रही होती है तो इधर साउथ इंडिया में इधर ये सातवाहन डायनेस्टी उस टाइम स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। देखिए इनके काफ़ी सारे नाम थे, ये कौन थे, चंद्रगुप्त थे, मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त, गुप्ता डायनेस्टी वाले, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त सेकेंड, क्योंकि ये बाद में आए थे तो इन्हें क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त सेकेंड कहते हैं। अब देखिए चंद्रगुप्त सेकेंड और इनका एक और नाम था विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य, और देवगुप्त नाम भी था। इसके अलावा और भी नाम थे, देवराज और देवाश्री, ठीक है, देवराज, देवाश्री, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त टू, देवगुप्त, ये सारे किसके, एक राजा के नाम है, गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त टू के नाम है। अब देखिए एक और क्वेश्चन इससे आता है कि इसी के कोर्ट में क्या थे, 9 जेम्स थे, 9 रत्न थे, जिनसे क्वेश्चन आता है, जिनमें कालिदास, वराह मिहिर, धन्वंतरी ये सब थे, ठीक है। तो ये इनसे बहुत क्वेश्चन आता है, तो 9 जेम्स उनको एक बार देख लीजिएगा नाम कौन कौन थे। नेक्स्ट है, चोलों की राजधानी थी। देखिए चोलों की राजधानी अलग अलग टाइम पे अलग अलग थी। इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तंजौर कहेंगे। इसके अलावा गंगकोट, चोलपुरम, ये भी इनकी राजधानी थी। इसके अलावा इनकी राजधानी उरायूर भी थी, ठीक है। और देखिए इनको 3 उससे संगम में बांट दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। और वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो इस तरह से थी। और ये वाली जो राजधानी थी ये संगम एज में थी, ठीक है। नेक्स्ट है, तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है। देखिए ये जो ग्रंथ है ये तमिल का है, ये तमिल लैंग्वेज में है, तमिल का ग्रंथ है। और ये सुना होगा सेंट अगस्त्य, ठीक है, अगस्त्य गुरु के बारे में सुना होगा, उनके 12 डिसाइपल में से एक थे ये, ठीक है, उनके 12 डिसाइपल में से ये एक डिसाइपल थे। क्या नाम था, तोलकाप्पियर, इनका नाम था, ठीक है, तोलकाप्पियर। और इनका ग्रंथ क्या था, तोलकाप्पियम। ये किससे रिलेटेड था, ये था व्याकरण और काव्य से रिलेटेड था, ग्रामर और पोइट्री से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। मनुस्मृति मुक्तिया संबंधित है। देखिए मनुस्मृति जो है ये रिलेटेड है समाज व्यवस्था से, ठीक है, समाज सोशल ऑर्डर से रिलेटेड है।
इसमें पूछा जाता है कि इसमें कितनी स्मृतियाँ थीं, तो इसमें 18 स्मृतियाँ थीं टोटल, 18 स्मृतियाँ हैं। और इनको फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट जो पूरा विधि निर्माता एक तरीके से माना जाता है, ठीक है। इन्हीं के बाद पूरा हिंदू कल्चर इन्हीं से शुरू हुआ, ठीक है। मनु थे इनका नाम है, ठीक है। और इनकी ये लिखी हुई है मनुस्मृति, जिसमें 18 स्मृतियाँ हैं टोटल। और वो किससे रिलेटेड है? समाज व्यवस्था यानी कि सोशल ऑर्डर से रिलेटेड है, हिंदू विधि, हिंदू कल्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? पराजित नहीं हुआ था, ऐसा कौन सा था? तो देखिए गजनवी, इसकी बैटल जो हुई थी चंदेलों के साथ, ये 1019 से, शेखू बाहर जाओ, 1019 से 20 के बीच हुई थी बैटल। इसमें से एक रूलर था विद्याधर, ये नहीं हारा था। क्या हुआ था कि इन दोनों की बैटल हुई थी, ये बाद में इसका एविडेंस मिलता है, सोर्सेस से पता चलता है कि कोई नदी थी, उस नदी का नाम नहीं स्पेसिफिक, किसी नदी के पास विद्याधर और महमूद गजनवी, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बुरी तरह लड़ाई हुई थी, बैटल हुई थी। लेकिन क्या हुआ था कि उस टाइम पे क्या होता था कि अगर रात हो जाती थी तो फिर अपनी अपनी वापस ले लेते थे वो लोग सेनाएं। तो वही हुआ था, जैसे ही रात फिर हो जाती तो विद्याधर अपनी सेना को वापस ले जाता है, हटा लेता है, और गजनवी भी दूसरी तरफ चला जाता है। तो इस तरह से कि ये एक ऐसा रूलर था जो महमूद गजनवी से नहीं हारा था। तो ये, और कौन सा था? चंदेल डायनेस्टी का ये रूलर था विद्याधर, इसका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच में सीमा क्या थी? देखिए जब ये खिलजी डायनेस्टी चल रही थी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम था, इस टाइम पे क्या होता कि मंगोल बहुत ज़्यादा ये आ रहे थे, आक्रमण कर रहे थे बार बार। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि बार बार उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत ज़्यादा रोका इन लोगों को। लेकिन क्या हुआ था कि रावी रिवर, तो क्या हुआ था कि जब इधर से मंगोल आ रहे थे, मंगोल्स, और इधर से इसकी सेना में कौन बहुत इंपॉर्टेंट था? मलिक कफूर, वो जा रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पर फिर बाद में रोक लिया गया, यहाँ पर लड़ाई नहीं हुई। तो एक तरीके से ये बॉर्डर का काम किया था, रावी रिवर ने बॉर्डर का काम किया था कि इसके इधर पूरा मंगोल्स का एम्पायर है और इधर किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का एम्पायर है। तो एक तरीके से बॉर्डर का इसने काम किया था। बाद में इन लोग को रोक लिया गया था, गाजी मलिक और मलिक कफूर को यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अजमेर ख़ुवातुल इस्लाम, ये फर्स्ट जो है ये गलत है। देखिए ख़ुवातुल इस्लाम जो ये मस्जिद है ये दिल्ली में है, ख़ुवातुल इस्लाम ये कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है। जौनपुर अटाला मस्जिद बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मालवा जहाज़ महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद, ये भी काफ़ी पूछी जाती है। गुलबर्गा में क्या है? जामा मस्जिद, ये फेमस है। तो ये हिस्टोरिकल जो साइट्स हैं ये सब पूछी जाती हैं, कहाँ पर हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? देखिए भक्ति आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था ये जो द्रविड़ थे उनके थ्रू हुआ था, और साउथ इंडिया में कर्नाटक से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कर्नाटक से ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर थोड़ा टाइम बाद ये गुजरात में आया था, महाराष्ट्र से होता हुआ गुजरात में आया था, फिर वहाँ पे ये एक बहुत ज़्यादा कम हो गया था, कमज़ोर हो गया था। लेकिन उसके बाद सुना होगा एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे शंकराचार्य, उनके थ्रू ये फिर से एक तरीके से रीबर्थ हुआ इसका, शंकराचार्य के थ्रू, तो उनके साथ हुआ। उसके बाद ये शुरू जो किया गया, ये कौन से सेंट थे? ये आलवार सेंट के थ्रू शुरू किया गया, ठीक है। आलवार सेंट में कौन थे? आलवार सेंट उनको कहते हैं जो विष्णु के भक्त होते हैं, ठीक है। वैष्णव के आलवार सेंट और शैव के नयनार, ठीक है, इनके थ्रू ये स्टार्ट हुआ। शैव के नयनार और वैष्णव के आलवार सेंट के थ्रू ये फिर से स्टार्ट हुआ और काफ़ी ज़्यादा ये फैलाया गया, एक्सपेंड किया गया।
हर तरफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैचिंग करना है। हल्दी घाटी का युद्ध, देखिए हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर के साथ, किसके अगेंस्ट हुआ था? ये राणा प्रताप के अगेंस्ट हुआ था। राणा प्रताप के अगेंस्ट था अकबर का बैटल हल्दी घाटी का, ठीक है। बिलग्राम का युद्ध ये हुआ था, ये बहुत फेमस है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। खुसरो का विद्रोह हुआ था, ये खुसरो का विद्रोह हुआ था जहांगीर, तो इसका बेटा था खुसरो। खुसरो इसका बेटा था, उसके साथ हुआ था, इसका बेटा था, सबसे बड़ा बेटा था, उसके साथ हुआ था। वही गद्दी की वजह से, सबसे बड़ा रीज़न यही रहता था कि हम बैठेंगे गद्दी पे, ठीक है। तो ये हुआ था। खानवा का युद्ध जो हुआ था ये बाबर का हुआ था। ये खानवा जो हुआ था ये लगातार बाबर की 4 बैटल हुई थी, जिनमें सेकेंड बैटल थी 1527 खानवा की, ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट हुआ था? बाबर और राणा सांगा, ठीक। राणा प्रताप और राणा सांगा में कंफ्यूज मत होइएगा। खानवा वाला ये बाबर के साथ जो हुआ था, ये राणा सांगा मेवाड़ के राजा थे ये, और ये राणा प्रताप ये मराठा थे, ठीक है, अकबर का जिनके साथ हुआ। नेक्स्ट है अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी किसमें? देखिए ये मराठा के टाइम पे थी, शिवाजी की पूरी एक ये मिनिस्टर्स की काउंसिल थी जिसे अष्टप्रधान नाम दिया गया था। तो इसमें काफ़ी लोग थे, अमात्य जिन्हें कहा जाता था, और न्यायाधीश और मंत्री थे, पेशवा थे, और सेनापति, पंडित राव, ये सब नाम थे। तो इस तरह से 8 मेन थे हेड, और ये सारा पूरा काम देखते थे। और ये क्या करते थे, ये मतलब डिसीज़न नहीं ले सकते थे, ये सिर्फ सजेशन दे सकते थे राजा को, और डिसीज़न फाइनल राजा ही के हाथ में था। तो ये शिवाजी के टाइम पे था, इसने बनाई थी, मराठा प्रशासन में आ जाएगा। नेक्स्ट है भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? देखिए अंग्रेज़ों ने कई बार आए, पहले भी आए थे। सबसे पहले कब आए थे? ये सबसे पहले इन्होंने फैक्ट्री के लिए जो बात की वो 1608 में की। कैप्टन हॉकिंस नाम सुना होगा, वो आया था सबसे पहले। तो वहाँ पे कौन सा किसका चल रहा था? मुग़ल का चल रहा था शासन। तो वहाँ पे इसको परमिशन नहीं मिली कि फैक्ट्री नहीं लगाने देंगे, इसको परमिशन नहीं मिली। फिर दूसरा कैप्टन आया 1611 में, 1611 में आया, और वहाँ पर क्या हुआ, इसको परमिशन मिल गई, ठीक है। दूसरा आया था कैप्टन मेडल्टन, तो वहाँ पर उसको परमिशन मिल गई फैक्ट्री के लिए। फिर क्या होता, उस टाइम पे क्या चल रहा था, सूरत में ये अपनी फैक्ट्री से लगाई थी। तो सूरत में किसका चल रहा था? पोर्टुगीज़ का पूरा मोनोपली चली थी। मोनोपली मतलब होता है कि मतलब समझ लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक शॉप हो और बहुत सारी पॉपुलेशन हो और वो उसी से ही ले, मतलब जैसे मान लिया अगर हमें कॉफ़ी लेनी है तो कॉफ़ी की सिर्फ एक ही शॉप है, हम वहीं से ले सकते हैं। तो ये जो चीज़ होती है कंडीशन, ये मोनोपोली कहलाती है। तो वहाँ पे पोर्टुगीज़ की मोनोपोली चल रही थी, तो उसको हटाकर उसको ख़त्म करके, मतलब ऑब्वियसली अगर कोई और आके फैक्ट्री अपनी लगा लेगा तो पोर्टुगीज़ मोनोपोली कहाँ रह जाएगी फिर। तो पोर्टुगीज़ की चली थी, और फिर यहाँ पर ब्रिटिशर्स आके अपनी फैक्ट्री लगा लेते हैं। कब? 1613 में। इसके बाद और भी जगह, अहमदाबाद में और अजमेर में बहुत सी जगह अपनी ये फैक्ट्री लगाते हैं। आगरा में लगाते हैं, फिर बाद में एक्सपेंड करते हैं उसे। तो सूरत से स्टार्टिंग होती है 1613 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगौली की संधि कब हुई थी? देखिए सुगौली की संधि जो हुई थी, पहले तो कोई ना कोई बैटल होती थी, उसके बाद एक ट्रीटी हो जाती थी, उसके बाद वो बैटल ख़त्म हो जाती थी। तो देखिए नेपाल जो हुआ था, एंग्लो नेपाल बैटल, ये कब हुआ था? 1814 से 16 के बीच हुआ था। अब ये जो टाइम था ये किसका था? ये टाइम था लॉर्ड हेस्टिंग का। वॉरेन हेस्टिंग से कंफ्यूज मत होइएगा, वो रॉबर्ट क्लाइव के बाद आया था 1773 के टाइम, ठीक है। तो देखिए ये लॉर्ड हेस्टिंग जो था, इसके टाइम पे एंग्लो नेपाल हुआ था बैटल 1814 से 16 के बीच। और उसके बाद क्या हुआ था, ये बैटल ख़त्म हुई है सुगौली की संधि के साथ। 1816 में ये बैटल फिनिश हुई, और
इन राइटिंग में ये कब हुआ, ये जो ट्रीटी हुई है इन राइटिंग में कब आई, 1815 में आई। तो इसका राइट आंसर 1815 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक सही सुमेलित है। लॉर्ड कॉर्न, देखिए फर्स्ट सही है कॉर्नवेलिस। ये जो जितने भी यहाँ पर ये गवर्नर जनरल हुए, जितने भी गवर्नर्स हुए, वाइसरॉय हुए, ये सब क्या लाते, कोई ना कोई यहाँ पर एक ना एक लाते थे, अपनी पॉलिसीज़ लाते थे। तो वो उनके नाम से पूछा जाता है किसके टाइम पे कौन सी पॉलिसी आई थी। तो देखिए कॉर्नवेलिस के टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट आया था, ये इसके लिए फेमस है। और ये वेलेजली चतुराईपुर, ये गलत है, ये चतुराईपुर निष्क्रियता ये जो आया था ये लाया था लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, ठीक है। और सहायक संधि ये वेलेजली के लिए फेमस है। सहायक संधि जो है सब्सिडरी अलायंस, ये वेलेजली लाया था। इसके अलावा डलहौजी ये लाया था, इसके टाइम पे था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए फेमस है ये, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी ये तो हमें पता है कि एओ ह्यूम ने की थी, एओ ह्यूम ने की थी, आईएनसी। और इसके टाइम पे कौन था, लॉर्ड डफरिन, इसके टाइम पे डफरिन था, यानी कि 1885 के टाइम पे लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। देखिए इसका मेन सेंटर जो था वो पटना था। और ये आंदोलन जो स्टार्ट हुआ है ये अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाने के लिए था मेन, और यहाँ पर पूरी इनकी सत्ता आए इसके लिए था। और ये किया किसने था, ये सैयद अहमद बरेलवी, क्योंकि ये कहाँ से थे, रायबरेली से बिलोंग करते थे, ठीक है। यूपी में रायबरेली से ये बिलोंग करते थे, सैयद अहमद बरेलवी, इन्होंने स्टार्ट किया था। और इनकी डेथ के बाद इसका सेंटर जो बना था वो पटना बना था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति लोगों, और ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए चला था, इसलिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए, ठीक है। तो एक तरीके से काफ़ी बड़ा चैलेंज था अंग्रेज़ों के लिए। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए आदिवासी जो शब्द का यूज़ किया वो किसने किया, ठक्कर बापा ने किया। देखिए सुना होगा महात्मा गांधी ने जो किया हरिजन लोगों के लिए, हरिजन सेवक संघ से जुड़े थे वो, ठीक है। हरिजन सेवक संघ से जुड़े थे महात्मा गांधी, और इन्हीं के साथ ये थे ठक्कर बाबा, इन्होंने ये वर्ड का यूज़ किया सबसे पहले ट्राइबल लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए। तो ये ठक्कर बाबा जो थे महात्मा गांधी के साथ पूरा इन्होंने ट्रैवल किया, क्योंकि महात्मा गांधी ने पूरा ट्रैवल किया, ये सब जगह पे गए और देखा, चीज़ों को समझा, उसके बाद इन्होंने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट किया। और उस टाइम पर क्या ये SC/ST और ट्राइबल्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, छुआछूत ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा था, अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम। तो इसलिए ये हरिजन सेवक संघ से ये जुड़े और इनके साथ थे। नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। देखिए नेशनल काउंसिल NCE जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ। देखिए 1905 में एक स्कूल बना था, रंगपुर नेशनल स्कूल, ठीक है। बाद में हुआ कि यहाँ पे थोड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ानी चाहिए, थोड़ी सी लिटरेचर आनी चाहिए और साइंस वगैरह इससे बहुत ज़्यादा जुड़ना चाहिए थोड़ा, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से डेवलप करने के बाद इसका नाम पड़ा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। तो ये पहले एक स्कूल था रंगपुर नेशनल स्कूल 1905 में, बाद में ये बना, कब बना, 15 अगस्त 1906 में। ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है, 1906 में ये बना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। देखिए महात्मा गांधी की इंडियन ओपिनियन थी, यंग इंडिया थी, नवजीवन भी थी, युगांतर नहीं थी। देखिए युगांतर के जो फाउंडर थे जिन्होंने स्टार्ट की थी वो वारिंद्र घोष थे, ठीक है, वो वारिंद्र घोष थे, और उसके एडिटर जो थे वो भूपेंद्र नाथ थे,
एडिटर जो थे वो भूपेंद्र नाथ थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? देखिए प्रियम्बल, सबसे पहले प्रियम्बल का आइडिया किसका था? ये जवाहरलाल नेहरू का था और इन्होंने ये आइडिया रखा था 1946 में। ठीक है, जब इंटरिम गवर्नमेंट बन रही थी तब इन्होंने ये आइडिया रखा था, लेकिन फाइनली ये पास होता है 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, बाद में ये पास होता है। मतलब उन्हें समझ में आता है कि हाँ ये सही आइडिया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? देखिए प्रियम्बल जो है उसमें भारत को किस तरह से दिखाया गया है, तो ये एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र है। ये बिल्कुल सही है। इंग्लिश में कहते हैं सोशल सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस तरह से बोलते हैं। तो ये जो है ये इस तरह से दिखाया गया है प्रियम्बल के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जनहित अधिकार है? देखिए ये अधिवेशन हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम लीग फिर से कांग्रेस में आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो ज्वाइन एक साथ काम करते हैं, सुलह हो जाती है इनके बीच। तो ये अधिवेशन इसके लिए बहुत फेमस है लखनऊ का 1916 का। और ये जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, ये एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे एक तरीके से। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था और इसके बाद यहाँ पर ये इनके बीच में सुलह हो जाती है। और ये कौन सा अधिवेशन था? 1916। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? देखिए पहला सभापति जो था वो था सोहन सिंह भागना, ये राइट आंसर है। और इसके अलावा लाला हरदयाल भी इसके साथ थे। ठीक है, लाला हरदयाल भी बहुत ही फेमस थे। पहला सभापति सोहन सिंह भागना था। और ये असल में क्या होता था कि यहाँ पे जो ये सब चीज़ें चल रही थी, रिवोल्ट वगैरह सब चल रहा था, तो बाहर जो रहते थे इंडियंस, वो भी वहाँ पे कोई ना कोई पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उस पर काम करते थे, एजिटेशन दिखाते थे। तो गदर पार्टी ये अमेरिका और कनाडा में थी, वहाँ के इंडियंस ने बनाई थी गदर पार्टी। इसके बाद में एक मैगज़ीन भी निकाली थी, एक मैगज़ीन भी निकाली थी जिसका नाम रखा था हिंदुस्तानी गदर। ठीक है, हिंदुस्तानी गदर एक मैगज़ीन निकाली थी। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। देखिए बंगाल का जब डिवीज़न 1905 में हुआ है तो उस टाइम पे जो गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था, वो सर एंड्रूज फ्रेजर। अब देखिए उस टाइम पे क्या हुआ था, वो तो क्या होता कि हमेशा क्या होता था कि गवर्नर जो सीट थी उसको हमेशा पावर्स ऐड होकर मिलती थी। जितनी बार भी चार्टर एक्ट आता था हर बार पावर्स ऐड होती थी। ये फर्स्ट टाइम था जब डलहौजी था इस टाइम पे। और डलहौजी ये फर्स्ट ऐसा था गवर्नर जनरल जिससे पावर कम की गई, जिसकी पावर कम की गई। बंगाल को अलग कर लिया गया और ये तो गवर्नर जनरल इंडिया का गवर्नर जनरल था, और इसके लेकिन पास से बंगाल का अलग कर दिया गया और बंगाल का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया जिसका नाम था सर एंड्रूज फ्रेजर। तो इसे याद रखिएगा कि ऐसे ही पूछा जाता है फर्स्ट टाइम कब गवर्नर जनरल की पावर्स को कम किया गया, तो वो कौन था? डलहौजी था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने का राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? देखिए ये जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौन थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे। देखिए क्या हुआ था कि ये शुरू से ही अगेंस्ट थे, जो भी डिवीज़न हुआ था भारत पाकिस्तान का, इंडिया पाकिस्तान का, उसके ये बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट थे। उसके बाद ये क्या होता है, इन्होंने ये इस तरह से लिया, राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण, ये स्टेटमेंट है। और बाद में क्या होता है, ये जब हो जाता है, क्योंकि पार्टीशन तो हो ही जाता है 1947 एक्ट के बाद, तो ये कांग्रेस पार्टी के थे पहले, तो कांग्रेस पार्टी ये छोड़ देते हैं। जो पंजाब में कांग्रेस पार्टी थी, पंजाब प्रोविंसेस थे उस टाइम, तो पंजाब प्रोविंस में जो कांग्रेस पार्टी थी ये उसके लीडर थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। यही जेल में थे जब जलियांवाला बाग मैसेकर में सब वहाँ पर एजिटेशन कर रहे थे, वहाँ पर बैठ के धरना दे रहे थे इनको बाहर रिहाई के लिए। और यहीं पर ये फिर उसके बाद पता है क्या होता है, तो
तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट थे। बाद में ये कांग्रेस पार्टी भी छोड़ देते हैं और कम्युनल पार्टी जो थी, कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसको ज्वाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। देखिए जो CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देता है, मेन ये क्वेश्चन है। तो ये राष्ट्रपति को देता है, प्रेसिडेंट को देता है। और ये पावर जो मिली है, यह मिली है आर्टिकल 124(2) से, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया है। देखिए लद्दाख का जो पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था राधा कृष्ण माथुर। देखिए जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट में होते हैं और जो यूटीज़ जो होती हैं उनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, तो ये फ़र्क होता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था राधा कृष्ण माथुर था लद्दाख का, और इसी तरह दूसरी यूटी कौन सी थी, जम्मू, उसके गिरीश चंद्र मुर्मू थे। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है। देखिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं इनका रजिस्ट्रेशन और मतलब इन्हें जो पास किया जाता है पूरा सारी पॉलिसीज़ के थ्रू, वो किसके थ्रू, इलेक्शन कमीशन के थ्रू किया जाता है। तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के थ्रू ये इनको दी जाती है मान्यता। अब देखिए ये जो होती है इलेक्शन कमीशन जो आता है, ये आर्टिकल आता है 324 से लेकर 329 तक। तो ये आर्टिकल बहुत पूछा जाता है अब पेपर्स में, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 324 से 329 के बीच इलेक्शन कमीशन की को डिफाइन किया गया है, इसकी पावर्स के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया। देखिए जो जितने मतलब बुद्धिज़्म जो एक्सपैंड हुआ पूरा, जो फैलाया गया बाद में लॉर्ड बुद्धा के बाद, डेथ के बाद, तो वो कनिष्क, हर्षवर्धन और अशोक के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सपैंड हुआ, पुष्यमित्र शुंग के थ्रू। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। और अगर हम बात करें बुद्धिस्ट काउंसिल की, हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा कनिष्क की अगर हम बात करें तो देखिए कनिष्क वो एक ऐसा रूलर है जो इंडिया के बाहर मतलब अपने साम्राज्य को बाहर तक ले गया, पूरा एक्सपेंड किया। इधर चाइना साइड, तिब्बत साइड, पूरा ये कनिष्क जो है ये इसको ले गया नॉर्थ साइड। इधर अफ़गानिस्तान साइड भी अपने पूरे राज को इसने फैलाया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा रूलर था, तो वो कनिष्क राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। देखिए अभी हमने बताया था कि जो चार्टर एक्ट्स आते थे तो उसमें 1813 में क्या हुआ था कि क्या हो रहा था कि क्राउन की पावर बढ़ रही थी और यहाँ पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो थी, इसकी पावर को कम किया जा रहा था। तो ये पॉलिसी चल रही थी क्राउन के थ्रू। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मोनोपोली थी, पूरा यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है। किसको छोड़कर, एक्सेप्ट कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी के ट्रेड को छोड़कर। और साथ में एक चाइना के साथ एक चल रहा होता है ट्रेड, किसका, ओपियम का, जिसे हम कहते हैं अफ़ीम। चाइना के साथ अफ़ीम का ट्रेड चल रहा होता है। इन दोनों को छोड़कर बाकी सबकी मोनोपोली फिनिश कर दी जाती, ख़त्म कर दी जाती। मतलब अब कोई भी उसका ट्रेड कर सकता है, कोई भी उसका व्यापार कर सकता है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रह गई। तो ये चीज़ होती है 1813 में, लेकिन फाइनली ख़त्म कर दिया जाता है 1833 के चार्टर एक्ट में, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1833 के चार्टर एक्ट में फाइनली पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली फिनिश हो जाती है। मोनोपोली का क्या हो जाता है, अब एबॉलिशन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे 1813 1833 में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, पहले कॉफ़ी और चाइना के साथ जो चल रहा था ट्रेड उसको छोड़कर बाकी सबकी मोनोपोली फिनिश हुई। 1833 में टोटल सबकी इसकी भी ख़त्म कर दी गई, तो टोटल मोनोपोली फिनिश हो जाती है 1833 में। नेक्स्ट है द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब पारित हुआ। देखिए एक सोशल रिफॉर्मर थे जिनका नाम था बहराम जी। बहराम जी ये एक पारसी थे, ठीक है, मालाबारी। बहराम जी मालाबारी एक पारसी थे और ये एक सोशल रिफॉर्मर थे। और इन्होंने ये किसके अगेंस्ट थे, ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, जो बिल्कुल सही है। और किसके साथ थे,
ये विडो रीमैरिज के सपोर्ट में थे। तो बिल्कुल सही थी इनकी सोच, विडो रीमैरिज के सपोर्ट में थे। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने इसके लिए एक मैगजीन वगैरह भी निकाली और उसके बाद एक एक्ट निकला 1891 में, द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट। ये इन्हीं की वजह से निकला, ठीक। इन्हीं की कोशिशों के बाद ये एक एक्ट पास हुआ जिसको नाम दिया गया द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। इसे याद रखिएगा ईयर को। तो यहाँ पर हमारे 100 फिनिश हो जाते हैं। ये पूरा एक सेट सोशल स्टडी का फिनिश हो जाता है जूनियर असिस्टेंट का। तो अगर जैसा भी आपको लगे आप अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि एसएसटी के लिए काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि शुरू कीजिए। तो अभी क्योंकि फर्स्ट सेट है तो हो सकता हो सब लोगों तक नहीं पहुंच पाया हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ साइंस का हम लोग करा रहे हैं। देखिए 5 सेट हैं साइंस में, 5 सेट हैं मैथ्स में। तो आप लोग चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ जाएं, लेकिन हम लोग थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि इसमें काफ़ी सेट हैं एसएसटी में और कंपलसरी पेपर जो है उसमें बहुत सारे सेट हैं। तो उनको हम लोग कर रहे हैं, बीच बीच में हम लोग 4 to 5 डेज़ के गैप से हम लोग साइंस और मैथ्स का डालेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप वाले जो बच्चे इस वीडियो को देखें वो भी अच्छे से सुने। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वीक में 2 वीक या 1 वीक में एक सेट साइंस और मैथ्स का मिलेगा। अभी मैथ्स का स्टार्ट नहीं किया, अभी थोड़ा एसएसटी के 5 सेट हो जाएं, उसके बाद मैथ्स का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।